कहते हैं कि बंटवारा किसी मुल्क की सिर्फ ज़मीन का ही नहीं होता, बंटवारा लोगों की भावनाओं का भी होता है। लकीरें जो सरहदों पर खींची जाती हैं वो लोगों के दिलों पर भी गहरे निशान छोड़ जाती हैं। इस वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हों। नंबर 20। भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने के बाद बहुत से मुसलमानों ने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाना चाहिए और वहां फिर से इसे बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल आखिरकार एक मुसलमान बादशाह ने बनवाया था। ये मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी। नंबर 19। कुछ हिंदू साधु कह रहे थे कि चाहे जो भी हो जाए सिंधु नदी पाकिस्तान के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सिंध के बिना हिंद भला कैसे हो सकता है। भारत की संस्कृति सिंधु, गंगा और सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। नंबर 18। माउंटबेटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसीलिए भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त को और पाकिस्तान को आज़ादी मिली 14 अगस्त को। अगर दोनों देश एक ही दिन आज़ाद होते तो माउंटबेटन के लिए दोनों देशों के समारोह में पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता, इसीलिए दोनों देश अलग अलग दिन आज़ाद हुए। नंबर 17। पाकिस्तान एक अलग देश बना था। उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। नंबर 16। जैसे एक परिवार में 2 भाइयों का बंटवारा होता है और घर में मौजूद एक एक चीज को बांटा जाता है, भारत पाक बंटवारे के दौरान भी जमीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल, कुर्सियां, टाइपराइटर, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भी बांटा गया था। कुछ भारत के हिस्से में आया तो कुछ पाकिस्तान के। इन सब चीज़ों के बंटवारे को लेकर काफ़ी बहस और झगड़े हुए, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है, इसीलिए शराब को लेकर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई और शराब भारत के हिस्से में आई। नंबर 15। भारत के वाइसरॉय के पास 12 शाही घोड़ा गाड़ियां थी। 6 गाड़ियां सोने से जड़ी थी तो 6 चांदी से। दोनों देश सोने की गाड़ियां चाहते थे। इसको लेकर काफ़ी बहस हुई कि किस देश के पास सोने की गाड़ियां जाएंगी और किसके पास चांदी की। अंत में ये तय हुआ कि टॉस करके इस बात का फैसला किया जाए कि सोने की गाड़ियां किसके पास रहेंगी, और नतीजा भारत के पक्ष में गया। नंबर 14। पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची थी। बंटवारे के 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को पाकिस्तान की राजधानी बनाया गया। नंबर 13। अप्रैल 1948 को प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कुरुक्षेत्र रेफ्यूजी कैंप का दौरा किया था। ये कैंप 1 लाख लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें 3 गुना लोग रह रहे थे। शाम को सरकार की तरफ से यहाँ डिज्नी फिल्म्स दिखाई जाती थी, जिन्हें एक बार में 15,000 लोग देखते थे। नंबर 12। 14 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिलने में कुछ ही घंटे शेष बचे थे और देश में हजारों हिंदू सिख मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, माउंटबेटन के बारे में ये कहा जाता है कि उस वक्त वो अपनी पत्नी एडवीना के साथ अमेरिकन एक्टर बॉब होप की मूवी माई फेवरेट ब्रूनेट देख रहा था। नंबर 11। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि 3 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। 1947 की शुरुआत में देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शिखर पर थे। 3 मार्च 1947 को गांधी जी ने कहा कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर से होगा। एक तरफ गांधी जी अपनी जिद पर अड़े थे और दूसरी तरफ देश में हो रहे भयानक रक्तपात को देखते हुए सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने यह मान लिया था कि अब देश का बंटवारा करना ही पड़ेगा। उधर माउंटबेटन को ये बात अनुभव हो रही थी
कि अगर ब्रिटेन को भारत में हो रही हिंसा के कलंक से बचना है तो जल्द से जल्द देश को आज़ाद कर देना चाहिए। यही वजह है कि माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख जून 1948 से खिसकाकर 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 तय कर दी। आखिरकार देश को आज़ादी मिली, लेकिन देश के विभाजन की कीमत पर। नंबर 10, बंबई के गवर्नर जॉन कोलविल ने माउंटबेटन को लिखा कि भारत की आज़ादी के बाद अगर उसे ब्रिटिश फ्लैग फहराने नहीं दिया गया या ऐसा झंडा फहराने नहीं दिया गया जिसमें यूनियन जैक लगा हो तो वो भारत में नहीं रुकेगा। माउंटबेटन खुद इस बारे में सोच रहा था। उसने अपने आप दोनों देशों का झंडा तैयार किया। उसने भारत के लिए स्वराज फ्लैग को लिया और उसके ऊपरी तरफ छोटा सा यूनियन जैक बना दिया, और पाकिस्तान के लिए उसने मुस्लिम लीग का झंडा लिया और उस पर भी यूनियन जैक बना दिया। दोनों झंडे जिन्ना और नेहरू के पास भेजे गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, पाकिस्तान के लिए हम इस झंडे को नहीं अपना सकते क्योंकि चांद के साथ क्रिश्चियन क्रॉस मुसलमानों की भावनाओं के लिए ठीक नहीं है। पंडित नेहरू ने भी उसे अस्वीकार कर दिया और माउंटबेटन को एक नया डिजाइन भिजवाया जिसमें बाकी हिस्सा तो स्वराज फ्लैग जैसा ही था, लेकिन चरखे के स्थान पर अशोक चक्र बनाया गया था और उस पर यूनियन जैक नहीं था। माउंटबेटन के पास दोनों देशों के झंडे अपनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह ब्रिटिश फ्लैग को पूरी तरह से विदा कर दिया गया। नंबर 9, देश भर में ब्रिटिश फ्लैग को उतार लिया गया था और तिरंगा लहराया जा रहा था। पंडित नेहरू ने माउंटबेटन की इस गुजारिश को मान लिया था कि ब्रिटिश फ्लैग को उतारते वक्त किसी तरह का जश्न नहीं होगा ताकि अंग्रेजों की भावनाओं को ठेस ना लगे। तिरंगा लहराए जाने पर ही समारोह किए गए। नंबर 8, 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी आज़ादी की रस्म के दौरान हुए किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। उस दौरान वो कलकत्ता में थे और हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। नंबर 7, सिरिल रैडक्लिफ जाने माने ब्रिटिश लॉयर थे। इन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रैडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री लाइंस सेट करने के लिए बंटवारे से महज कुछ ही हफ्ते पहले भारत बुलाया गया था। इससे पहले ये कभी भारत नहीं आए और ना ही इसके बाद वे कभी भारत लौटे। जब रैडक्लिफ भारत आए उस वक्त उन्हें भारत की संस्कृति, व्यापार, राजनीतिक स्थिति, लोगों के आपसी रिलेशन, नदियों के बारे में और भारत के गांव की स्थिति वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहां तक कि उन्हें भारत की जियोग्राफी की भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। नंबर 6, रैडक्लिफ को इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा तय करनी थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू सिख भारत में रह जाएं। रैडक्लिफ द्वारा खींची गई लकीर ने 50 लाख हिंदू और सिखों को पाकिस्तानी पंजाब में छोड़ दिया और 50 लाख मुसलमानों को भारतीय पंजाब में छोड़ दिया। नंबर 5, रैडक्लिफ के काम से ना तो इंडियन लीडर खुश थे और ना ही पाकिस्तानी लीडर। दोनों ने ही जमकर रैडक्लिफ की आलोचना की। इससे रैडक्लिफ नाराज हो गए। रैडक्लिफ को उसके काम के लिए 2000 पाउंड मिलने थे। उसने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। नंबर 4, 15 अगस्त 1947 को दोनों देश आज़ाद हो गए और देश का बंटवारा हो चुका था। लेकिन माउंटबेटन ने रैडक्लिफ की सीमा रेखा निर्धारित करने वाली रिपोर्ट आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त को पब्लिश की। ये एक बड़ा कारण था कि देश की इतनी बुरी हालत हुई और इतने लोग मारे गए, क्योंकि आखिरी समय तक लोगों को पता ही नहीं था कि पंजाब का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के पास रहेगा और कितना हिंदुस्तान के पास। लोग बेहाल होकर सिर्फ अपनी मंजिल को तलाश रहे थे। नंबर 3, हिस्टोरियन लियोनार्ड मोज़ली लिखते हैं, अगर रैडक्लिफ रिपोर्ट आज़ादी से पहले पब्लिश हो जाती और इसकी जानकारी पहले ही पता होती कि कौन सा हिस्सा किस देश में जा रहा है,
तो फौज को अच्छे से तैनात किया जा सकता था। लेकिन माउंटबेटन ने रेडक्लिफ रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। देश की आज़ादी का दिन तो खुशी खुशी बीत गया, लेकिन लाखों लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। नंबर 2, हिस्टोरियन माइकल एडवर्ड्स ने लिखा है कि माउंटबेटन भारत की स्थिति को संभालने में बिल्कुल नाकाम रहा। जितना टाइम उसने दोनों देशों के झंडे तैयार करने जैसे मसलों पर बर्बाद किया, उतना टाइम देश की असली समस्याओं पर नहीं लगाया। बंटवारे में कितने लोग मारे गए और कितने लोगों ने अपना घर छोड़ा, इस बारे में कुछ भी प्रमाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख लोग मारे गए थे और करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा। इतना भयानक मास माइग्रेशन दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। बंटवारे के दौरान अगर किसी की सबसे बुरी दुर्दशा हुई थी तो वो बच्चे और महिलाएं थी।